हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोविजंस एंड पेनल्टीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, और रिसेंटली जो राज्यसभा में बिल पास हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इससे रिलेटेड एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में हमें देखने को मिला था, हालांकि ये आर्टिकल हम कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जस्ट समझेंगे प्रोविजंस एंड पेनल्टीज़ क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो एक बार ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। यूपी मैन बुक्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर कीपिंग इंजर्ड सारस क्रेन, व्हाट आर इट्स प्रोविजंस एंड पेनल्टीज़। अब ये न्यूज़ है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक यूपी के पर्सन है जिनका नाम है आरिफ। उनको सारस क्रेन इंजर्ड हालत में मिला उनके एग्रीकल्चर लैंड के नियर अबाउट, और उसके बाद उन्होंने इस सारस क्रेन को ठीक किया। देन 1 साल के आसपास का जो टाइम था सारस क्रेन इनके साथ रहा, और एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई वीडियो सारस क्रेन और आरिफ की। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पता लगा कि एक सारस क्रेन एक पर्सन के पास है, और देन यहाँ पर जो अथॉरिटी है बरेली सेंचुरी की, वो वहाँ पहुँचती है और देन ये सारस क्रेन को ले जाती है। और अभी के लिए ऐसा कहा जा रहा है जो सारस क्रेन है इसको कानपुर के जू में रखा जा रहा है, क्योंकि एक रिलेशन बिल्टअप हो गया था मैन और एनिमल के बीच में, और थोड़ा यहाँ पर टाइम भी लगता है कि उस रिलेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म करा जाए। और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो फाइनली एंड हो चुकी है। अब यहाँ पर आरिफ को कुछ भी नहीं पता था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि आप कोई भी वाइल्ड एनिमल या बर्ड को अपने पास नहीं रख सकते। और इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में, काफ़ी इजी वे में समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है और इसके बेसिकली प्रोविजंस क्या हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, और सारस क्रेन से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली। क्या सारस क्रेन सिर्फ आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ द टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सारस क्रेन के बारे में कुछ भी आइडिया है, थोड़ा सा भी आपको पता है, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस टॉपिक से आइडिया भी नहीं है, तब भी मैं आपसे यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी कमेंट सेक्शन में देंगे। और लास्ट में जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत था या सही था। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम सारस क्रेन के बारे में भी जान लेते हैं कि सारस क्रेन है क्या। अब देखिए सारस क्रेन इज़ अ वर्ल्ड टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड, और इट वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी इन 2014। और हालांकि ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल था जो मैं आपको दिखा रहा था, इसको एक पॉलिटिकल एंगल भी अब दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो एक तरह से पूर्व CM थे यूपी के अखिलेश यादव, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो यूपी के पर्सन है आरिफ जिनके पास ये सारस क्रेन मिला है, वो एक तरह से उनको जो करंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा थ्रेटन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये आर्टिकल एक पॉलिटिकल एंगल ले चुका है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पेनल्टीज़ और जो प्रोविजंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें सारस क्रेन आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ अदर नेशन में भी देखने को मिलेगा, लाइक एज कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम एंड बांग्लादेश। और इंडिया में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास आपको सारस क्रेन की पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद दे आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। तो होपफुली यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको सारस क्रेन के बिहाफ पर पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम अब जानेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1972। अब ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, ये किस पर्पस से लाया गया था, टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है बर्ड्स एंड प्लांट्स टू इंश्योर द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जब ये एक्ट पास किया गया था तो उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था, और जैसे ही 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 को एब्रोगेट करा गया था, उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है।
अच्छा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं ये बेसिकली यहाँ पर मेन अथॉरिटी हैं। जितने भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हमारे नेशनल पार्क हैं या सेंचुरीज़ हैं, तो वहाँ पर जो मेन अथॉरिटी है वो वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं। ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, इट एम्स टू कंजर्व प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ इन 2 मेन वेज। सबसे पहले तो आपको प्रोहिबिट करना है, उनकी जो हंटिंग है वो ना हो, एंड देन सेकेंडली बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट थ्रू देयर क्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व एंड एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम मेनली यहाँ पर देखें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, तो देखिए स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, और उसके बाद डिफाइंस वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी लाइक एज हैबिटेट, हंटिंग, जू, सेंचुरी, नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिजर्व एक्सेट्रा। उसके बाद रेगुलेशन फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब एक तरह से एक यहाँ पर हंटिंग ना हो वाइल्ड एनिमल्स की और बर्ड्स की, उसको लेकर कुछ ना कुछ रेगुलेटरी जारी करें। और देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, अब इसको लेकर कोई ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है इसको हम नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरह से डिक्लेयर कर दें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशन फॉर ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर ये रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनका ट्रेड कर सकें, मतलब ट्रेड यहाँ पर साइंटिफिकली वे में ट्रेड किया जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ जूस, अब यहाँ पर जो जूस ओपन करे जाते हैं तो वो भी एक प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट होती है, अथॉरिटी होती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी पर्सन यहाँ पर जू ओपन कर सकता है। और उसके बाद जुडिशरी इम्पोज पेनल्टीज़ फॉर वायलेटिंग द एक्ट, अगर कोई यहाँ पर वायलेट करेगा तो जुडिशरी पेनल्टीज़ लगा सकती है। वो पेनल्टीज़ क्या हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अभी उस पेनल्टीज़ पर जो रिसेंटली बिल पास किया गया राज्यसभा में तो कुछ चेंजेस भी करे गए हैं। देन अगर हम देखें साइलेंट फीचर्स क्या हैं, प्रोविजन ऑफ कटिंग अप्रूटिंग स्पेसिफाइड प्लांट्स, हाँ प्लांट्स को आप यहाँ पर कट नहीं कर सकते। और अगर आप मान लो कि कोई मेडिकल प्लांट है तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें प्रोविजन ऑफ हंटिंग, डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस बॉडीज़ लाइक एस NBWL, अब यहाँ पर जो NBWL है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ऐसे ही स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलता है। एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, अब आपने मूवीज़ में देखा होगा या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा होगा, जो भी नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये एक तरह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और देन अगर हम नेक्स्ट देखें सेंट्रल जू अथॉरिटी, अब जू जो होते हैं वो एक अथॉरिटी के अंडर ही बेसिकली रन करते हैं। और देन यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड ऑन करा गया था, हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें शेड्यूल्स, जो शेड्यूल्स हैं 6 शेड्यूल हैं अभी के लिए, और जो अमेंडमेंट करी जा रही है उसमें 4 शेड्यूल करे जा रहे हैं 6 की बजाय। तो हम एक बार शेड्यूल्स देख लेते हैं। तो जो शेड्यूल 1 है, इट कवर्स एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट नीड रिगरस प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो हाई लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। एंड देन उसके बाद स्पीसीज आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग, मतलब जो यहाँ पर हंटिंग होती है उससे कहीं ना कहीं रोका जा सके। अगर यहाँ पर हंटिंग के लिए कोई ऐसा यहाँ पर नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, तभी हम यहाँ पर रोक पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर वायलेट करता है लॉ को, तो उस केस में यहाँ पर उसको सज़ा दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर फाइन भी लगेगा और साथ साथ कुछ ना कुछ उसको ईयर के लिए इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। एंड देन अगर हम देखें स्पीसीज अंडर दिस शेड्यूल आर प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। लेट अस सपोज मान लो कि कोई एनिमल है जिससे ह्यूमन लाइफ को खतरा है, या मान लो कोई एनिमल के थ्रू कोई डिसीज़ फैलने का खतरा है, तो उस केस में एक्सेप्शन है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें शेड्यूल सेकंड थोड़ा सा अगर हम देखें शेड्यूल 1 से इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से हमने यहाँ पर देखा था ना कि रिग्रियस प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही थी, लेकिन शेड्यूल सेकंड इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। एनिमल अंडर दिस लिस्ट आर आल्सो अकॉर्डेड हाई प्रोटेक्शन विद द प्रोविजन ऑन देयर ट्रेड, तो यहाँ पर जो ट्रेड होता है एनिमल्स का उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं
पनिशमेंट रखी गई है शेड्यूल सेकेंड में, एंड दे कांट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। ये जो एक्सेप्शन है ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें शेड्यूल थर्ड एंड फोर्थ, अब यहाँ पर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं है उनको डाला गया है, एंड दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ विद हंटिंग प्रोहिबिटेड बट द पेनल्टी फॉर द एनी वायलेशन इज़ लेस कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे हम साइरस क्रेन की बात कर रहे थे, तो जो साइरस क्रेन है वो आपका शेड्यूल थर्ड में आएगा, ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। अब शेड्यूल थर्ड में आएगा तो पेनल्टी तो यहाँ पर आरिफ को भरनी होगी, या फिर उसको कुछ मंथ की या कुछ ईयर की इम्प्रीजमेंट भी हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइरस क्रेन कौन से शेड्यूल में आता है, तभी हम यहाँ पर जान पाएंगे ना प्रिवेंशन एंड पेनल्टीज़ क्या हैं। तो होपफुली आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम देखें शेड्यूल फिफ्थ, अब जो शेड्यूल फिफ्थ है ये स्पेसिफाइड करा गया है किसके लिए, तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो वाइल्ड एनिमल्स वर्मिन है। वर्मिन का मतलब क्या होता है, जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, लाइक जैसे रैट है, माइस हैं, या फिर क्रो है, या फिर यहाँ पर जो फ्रूट रैट्स हैं, तो इनको यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो मार सकते हैं। ये यहाँ पर एक तरह से प्रावधान रखा गया है कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड को हार्म कर रहे हैं, फार्मर्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनको वो मार सकते हैं। तो ये वर्मिन एनिमल्स की जो लिस्ट है ये आपको पता होना चाहिए, क्रो, माइस या रैट, या फिर यहाँ पर फ्रूट रैट्स। तो चलिए उसके बाद अगर हम देखें शेड्यूल 6 में, इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन इन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स पोजेशन, सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ पर प्लांट्स भी कट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मेडिकल प्लांट्स हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी, मतलब उसके लिए कहीं ना कहीं हम एक्सेप्शन देखते हैं। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वो हम देख लेते हैं। सारी हमें नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो 7 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुकी हैं, 8 टाइम अभी होनी बाकी है। राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, और ये जो 7th अमेंडमेंट्स हैं इनमें भी हम इम्पॉर्टेंट वन कवर करेंगे। अब देखो 1982 में जो अमेंडमेंट हुई थी, इसमें हम देखते हैं क्या कुछ हुआ था। इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविज़न परमिटिंग द कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन हम क्यों कर सकते हैं, फॉर साइंटिफिक पर्पस। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देन जो 2002 में अमेंडमेंट हुई थी, इसमें अगर हम देखें क्या क्या प्रावधान हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। इट मेड पनिशमेंट एंड पेनल्टी मोर स्ट्रिंजेंट। तो जो पनिशमेंट है, पेनल्टीज़ है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करी गई थी। एंड प्रोविज़न फॉर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये यहाँ पर एड ऑन करा गया था। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, जो 2006 में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिला था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब एड ऑन करी गई थी, अमेंडमेंट 2006 में। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी एड ऑन करा गया था 2006 के अमेंडमेंट में। उसके बाद 2013 की जो अमेंडमेंट थी, इसमें जो इम्प्रीजमेंट है वो 7 साल तक कर दी गई थी। और उसके बाद प्रोटेक्ट हंटिंग राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट है ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें जो अब रिसेंटली अमेंडमेंट बिल हमें देखने को मिला है, तो इसमें क्या क्या कुछ ऐड हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ थ्रू आउट बेटर मैनेजमेंट फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, साइटीज़। तो यहाँ पर जो ये साइटीज़ है, इसका क्या रोल है, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स का ट्रेड होता है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करती है। और यहाँ पर ये एक तरह से जो राज्यसभा में बिल गया था, तो उसके बाद हमने देखा था जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने करंट गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पर अमेंडमेंट्स कर रहे हो। और ये अमेंडमेंट्स बेसिकली क्या हैं कि जो हम एक तरह से एनिमल हैं और जो प्लांट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर साइटीज़ जो है एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक बेटर वे में यहाँ पर अमेंडमेंट्स करना चाहती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट अ साइंटिफिक अथॉरिटी, और जो बेसिकली एडवाइस करेगी एस्पेक्ट रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़। अब यहाँ पर जो बेसिकली
अथॉरिटी है, ये जो ट्रेड होते हैं स्पीसीज़ के, उसको लेकर यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस प्रोविज़न आर सेट टू इंश्योर द सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, द बिल आल्सो एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड स्टॉप द इम्पोर्ट, ट्रेड एंड पोजेशन ऑफ इन्वेजन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्मिन स्पीसीज़ होते हैं, अब वर्मिन स्पीसीज़ मैंने आपको बताया ना, जो रैट्स हैं या फिर फ्रूट बैट्स हैं या फिर क्रो है, इनको हम वर्मिन एनिमल्स कहते हैं, जो बेसिकली हार्म करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर लैंड को करें चाहे एनिमल को ह्यूमन लाइफ को करें, तो इनको हम वर्मिन स्पीसीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1991 से पहले जो वर्मिन बेसिकली डिक्लेयर करे जाते थे, ये स्टेट गवर्नमेंट करती थी। 1991 के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो रिसेंटली ये बिल अभी पास करा गया राज्यसभा में, यहाँ पर जो वर्मिन का एक कंसेप्ट है उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर मान लो कि हमें कोई एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करना है, तो वहाँ पर जो बेसिकली वार्डन होंगे, वो अथॉरिटी होंगे, वो डिसीज़न ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर टाइम टू टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीज़न ले सकती है। हमें यहाँ पर कोई शेड्यूल में इसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी और स्टॉप करेगी इंपोर्ट, ट्रेड एंड पोजेशन ऑफ इन्वेजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2022 परमिट्स द ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र कैप्टिव एलिफेंट। अब जो कैप्टिव एलिफेंट है, इनकी ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र पर भी रोक लगा दी गई है। अगर आप रिलीजियस पर्पस या फिर मान लो कि अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हो, एक वैलिड आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो ही आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाओगे। अब ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनकी रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा हमें डेथ देखने को मिली है, तो उसके लिए यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करे गए हैं। देन 1887 में हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं, एलिफेंट जो प्रिजर्वेशन एक्ट है उसमें बेसिकली जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको किल करने के लिए यहाँ पर रोका गया था। और यहाँ पर हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिली है। और यहाँ पर जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं वो लगभग 5 सालों में 100 प्लस के आसपास उनकी डेथ हो चुके हैं। जैसे 2022 में 2 डेथ हुई थी, 2021 में 29 हुई थी, 2020 में 20 हुई थी, एंड 2019 में 20 एंड 2018 में 34। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें अदर यहाँ पर क्या चेंजेस करे जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स। अब शेड्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 6 से 4 करे जाएंगे। नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल फ्रॉम 4 to 2। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद इंसर्ट करा जाएगा साइटिस की जो बेसिकली कैटेगरी में जो स्पीसीज आएंगी उनको यहाँ पर ऐड करा जाएगा, एक लिस्ट ऐड ऑन करी जाएगी। एंड रिमूविंग द शेड्यूल फॉर वर्मिन स्पीसीज, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये डिसीजन लेगी कि कौन से एनिमल वर्मिन हैं और जिससे ह्यूमन लाइफ कहीं ना कहीं उसको थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है, और साथ साथ जो एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी, या फिर जो बेसिकली वार्डमैन होंगे वो वहाँ पर डिसाइड कर लेगी। इंक्रीज़ इन पेनल्टीज़, जो जर्नल वायलेट करेगा तो उसको 1 लाख देना होगा, पहले यहाँ पर 25,000 देना होता था। अगर स्पेशल प्रोटेक्ट एनिमल है तो आपको 25,000 देना होगा, पहले आप 10,000 देते थे। तो यहाँ पर ये भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। उसके बाद वर्मिन कन्फ्लिक्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बेसिकली जो आपने यहाँ पर पढ़ना है, रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अब जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग मूवमेंट कर सकते हैं, एंड साथ साथ यहाँ पर लाइव स्टॉक एंड बोनाफाइड यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर, एंड परमिट मे बी ग्रांटेड फॉर फिल्म मेकिंग। लेकिन यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स होंगे उनको ध्यान रखना होगा कि जो नेचुरल हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको कोई ना कोई हार्म ना हो। ये पॉइंट यहाँ पर एड ऑन करा गया साथ में। उसके बाद अगर हम देखें अदर प्रोविज़न्स के हैं, जो पर्सन्स यहाँ पर बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं, जो एक्ट है उसको वायलेट करेंगे तो उनको यहाँ पर पेनल्टीज़ देनी होगी, नहीं तो उनको इम्प्रिजमेंट होगा। और अगर मान लो किसी पर्सन के पास अगर कोई एनिमल या कोई बर्ड चला जाता है और उसको वो अपने पास रख लेता है, तो उसको
वॉलेंट्रीली सरेंडर करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर उस पर कोई ना कोई ये चार्जेस लग सकते हैं, अंडर सेक्शन मतलब इम्प्रीजमेंट हो सकती है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि उसको पेनल्टी देनी होगी। जैसे आरिफ के केस में उसको पता ही नहीं था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कुछ होता है और वहाँ पर उसको उस एक्ट के अंडर कुछ ना कुछ सज़ा भी हो सकती है और साथ साथ उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ हमें अदर एरियाज़ में भी, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, लाओस, यहाँ पर भी बेसिकली सारा स्क्रीन देखने को मिलता है। और जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। जितने पॉइंट्स हमने कवर करे वो होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।